बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर मास होगा तभी हम किसी बॉडी को क्या कर पाएंगे, चार्ज दे पाएंगे या ले पाएंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक बॉडी है, इस बॉडी से मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि इस बॉडी के पास पहले से मास रहा होगा। मास है इसलिए मैं क्या दे पा रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज दे पा रहा हूं। सिमिलरली अगर किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। अब इस बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका मतलब है कि इसके पास भी क्या होगा, मास होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मास होगा तभी वहां पे क्या होगा, चार्ज होगा। लेकिन कुछ पार्टिकल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका कोई मास नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें फोटॉन की, तो हम लोग फोटॉन के लिए बोलते हैं कि फोटॉन का रेस्ट मास 0 है। अगर कोई फोटॉन है और वो फोटॉन रुका हुआ है तो उसके पास कोई मास नहीं होता है, और मास अगर नहीं है इसका मतलब ही है कि फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। है कि नहीं समझ में। तो जब हम फोटॉन की बात करते हैं तो फोटॉन का मास 0 है, इसलिए फोटॉन पे चार्ज कभी नहीं आता। लेकिन अगर यही फोटॉन चलना स्टार्ट कर दे, यही फोटॉन अगर मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसके पास एनर्जी होती है, और फिर हम आइंस्टीन की इक्वेशन यूज करते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप की, E=mc²। तो अगर कोई फोटॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उसके पास एनर्जी होगी, और उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंगली उस फोटॉन का हम मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यही डिफाइन किया कि मास अगर होगा तभी हम किसकी बात कर पाएंगे, चार्ज की बात कर पाएंगे। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, अब देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं कि अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है तो या तो ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, या फिर ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, या फिर ये चार्ज पार्टिकल वहां पे एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो वहां पे केवल इलेक्ट्रिक अफेक्ट या तो प्रोड्यूस करेगा या फिर एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे उसके इलेक्ट्रिक अफेक्ट भी आएंगे और साथ में उसके क्या होंगे, मैग्नेटिक अफेक्ट भी आएंगे। लेकिन अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर वहां पे वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला, चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मोशन में मोशन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएंगे। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल वहां पे क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर वो वहां पे हो जाता है सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं कि जो चार्ज है ये चार्ज हमारा फ्लो कर सकता है। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज का भी फ्लो होता है या फिर चार्ज का भी ट्रांसफर होता है। जो भी चार्ज का फ्लो या चार्ज का ट्रांसफर है वो होता है सिमिलर टू फ्लूइड। जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लो यहां पे एक कंटेनर है और यहां पे एक और कंटेनर है, तो हमारे पास यहां पे कितने कंटेनर है, हमारे पास यहां पे 2 कंटेनर है। जिन 2 कंटेनर की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक में लिक्विड फिल्ड है और दूसरा मेरा एम्प्टी है। दोनों को अगर हम कुछ डिस्टेंस पे लाके प्लेस कर दें तो कुछ नहीं होगा। सेम चीज यहां पे, अगर मेरे पास यहां पे एक कंडक्टर है, यहां पे एक कंडक्टर है और इस पे कोई चार्ज है पॉजिटिव,
तो इस पे अगर कोई चार्ज है, इसके पास में हमने एक और कंडक्टर को लाके प्लेस कर दिया तो अभी कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है वहां पे कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज वहां पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे कंडक्टर है, इसको हमने कोई चार्ज दिया, इसके बगल में हम कोई दूसरी बॉडी को लेके आए, लेकिन ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। अब ये एक मेरा सिस्टम है, और मैं ही बोल रहा हूं कि ये सिस्टम मेरा कैसा है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ये सिस्टम किसी दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है। अगर ये सिस्टम किसी दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है तो इसका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे बाद भी देखेंगे तो चार्ज हमें कितना दिखाई देगा, प्लस क्यू दिखाई देगा। तो यहां पे हम बोलते हैं कि चार्ज जो रहता है वो हमेशा वहां पे क्या होता है, कंजर्व होता है। अब देखो, ये थोड़ा रिजल्ट उल्टा है, चार्ज कंजर्व होता है हमेशा, लेकिन मास की जब हम बात करते हैं तो मास कंजर्व नहीं होता है। इसको हम ऐसा ही समझ सकते हैं, जैसे मान लो देखो, एक मेरे पास स्फीयर है, मान लो इस पे चार्ज है +15E, यहां पे एक स्फीयर है, इस पे मान लो अभी कोई चार्ज नहीं है। दोनों को हमने क्या डिफाइन कर दिया, दोनों को हमने डिफाइन कर दिया सिस्टम। या फिर ऐसा ले लो, इस पे चार्ज 15E है, मान लो इस पे चार्ज -10E है। तो हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, एक पे चार्ज +15E है, दूसरे पे चार्ज -10E है। दोनों को हमने क्या मान लिया, सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब है कि ये किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज 15 - 10E कितना है, 5E। देखो, यही नेट चार्ज है कि नहीं है। अब कुछ टाइम बाद इन दोनों को मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो जब वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे तो हो सकता है चार्ज फ्लो करे, लेकिन जब भी चार्ज फ्लो करेगा टोटल चार्ज हमेशा सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये भी बोलते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्लियर हुआ। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो उसका चार्ज क्या है, कंजर्व है। लेकिन जब मास की बात करते हैं तो मास कंजर्व नहीं होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन हमने ऐसी देखी है, न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन, जहां पे क्या होता है, रिएक्टेंट का मास और जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास अलग अलग होता है। यानी वो एक सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम में जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का मास है वो अलग अलग होता है, और वहां पे मास का लॉस होता है। और मास के लॉस के ही कारण वहां पे एनर्जी क्या होती है, डेवलप होती है। तो मास कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी वहां पे। अब मैंने तुमसे क्या बोला कि हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, एक पे चार्ज +Q है, दूसरा कैसा है, न्यूट्रल है। दोनों को हमने कुछ डिस्टेंस पर लाके प्लेस कर दिया तो कुछ नहीं होगा। अब ये रिजल्ट इससे सिमिलर है। लेकिन मान लो अगर मैं दोनों कंटेनर को अब यहां पे एक पाइप के थ्रू जोड़ दूं तो अब क्या होगा। अब देखो, जैसे ही हम पाइप के थ्रू ऐड करने वाले हैं तो यहां पे प्रेशर P0 है, एटमॉस्फेरिक है, खुला हुआ है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो ये प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, अभी हाइट पे। जब तक लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा था तो यहां पे अगर हाइट h थी तो इस पॉइंट का जो प्रेशर था वो था P0 + ρ × G × h। तो जैसे ही हम इन दोनों को पाइप के थ्रू कनेक्ट करेंगे, लिक्विड इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड फ्लो करता है किसके कारण, लिक्विड फ्लो करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर का डिफरेंस है तो प्रेशर के डिफरेंस के कारण लिक्विड क्या करेगा, फ्लो करेगा। कहां से कहां फ्लो करेगा, तो हम बोलेंगे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा कब तक, एक टाइम ऐसा आएगा जब लिक्विड का फ्लो रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा लिक्विड फ्लो करता रहता है, एक टाइम ऐसा आता है जब ये लिक्विड का फ्लो रुक जाता है। और लिक्विड का फ्लो अगर रुक गया तो इसका मतलब है कि दोनों साइड का प्रेशर सेम होना चाहिए,
तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यहां पे अगर हाइट h है तो यहां पे भी हाइट कितनी होनी चाहिए, h होनी चाहिए। तो लिक्विड फ्लो करती है प्रेशर डिफरेंस के कारण, लिक्विड हमेशा फ्लो करती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। और कब तक फ्लो करेगी, लिक्विड फ्लो करेगी जब तक दोनों साइड का प्रेशर सेम नहीं होता। इसका मतलब है कि फाइनली जो दोनों कंटेनर रहेंगे उसमें लिक्विड की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ध्यान है ना, लिक्विड की हाइट सेम रहेगी, वॉल्यूम के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो सेम चीज यहां पे, जैसे ही इन दोनों को हम वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो चार्ज जो रहता है, चार्ज भी फ्लो करता है। अब चार्ज किसके कारण फ्लो करता है, तो हम बोलते हैं चार्ज फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम लोगों ने टर्म पढ़ी नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मालूम होता है तो हम बता सकते हैं कि चार्ज किस बॉडी से किस बॉडी की ओर फ्लो करेगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। ये प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें मालूम है कि कौन सी बॉडी हायर पोटेंशियल पे है, कौन सी बॉडी लोअर पोटेंशियल पे है, तो हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अच्छा, फिर आगे देखो। अब फाइनली अगर मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों कंटेनर में, फाइनली इन दोनों कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम सेम है या डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये